मार्केट में एक वन ऑफ एक्साइटमेंट ये है कि पूरे जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई बड़ा एबनॉर्मल वन ऑफ हाई डिविडेंड आ जाएगा। मार्केट सानी भाई हर वक्त ही इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट, कि अब अगर एक रैली चल गई है उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअली अपने अपने पोजीशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि इसमें से अगर करेक्शन आती है तो मुझे किस बोट से थोड़ी देर के लिए किनारा कशी करनी है, फिर दोबारा उस बोट को राइड करना है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स में अभी भी अपसाइड है। हमें लगता है कि सर्कुलर डेट से लिंक्ड जितनी भी कंपनीज हैं उसके अंदर एक अपसाइड हमें नजर आती है। पीएसओ हो गया, ओजीडीसी है, पीपीएल है, बट उसी सेक्टर में दो और प्लेज हैं, मारी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। तो शायद सर्कुलर डेट पे इतना बड़ा प्ले नहीं है डायरेक्टली, बट वो क्योंकि ईएनपी स्पेस का आपको अच्छा एक्सपोजर देते हैं तो वो चीज आप ले सकते हैं। अगर आप गैस यूज करके फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं और अगर गैस की कीमत बढ़ी है तो आपकी प्राइसिंग पावर टेस्ट होगी। अगर आप सीमेंट प्लेयर हैं तो भी आपकी प्राइसिंग पावर टेस्ट होगी। तो हमने देखा है फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जिसने अपने कॉस्ट प्रेशर्स को हिस्टोरिकली पास ऑन कर दिया है टू द एंड यूजर, तो उसके मार्जिन इंटैक्ट रहते हैं। तो इसलिए हम फर्टिलाइजर सेक्टर भी रेकमेंड कर रहे हैं लोगों को। इसी तरह आपने सर्कुलर डेट पे एक पूरा क्वेश्चन किया था, तो उसमें भी तो यकीनन यू आर बैक ऑन द मैप, पीपल आर लुकिंग एट यू। अभी नंबर्स बहुत बड़े नहीं है, बट जिस तरह हम भी डील करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से, इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ा है। जब एक मार्केट परफॉर्म करती है तो सबकी नजरों में आती है। तो अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ को एक मार्केट में प्राइसिंग होना है। इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आते हैं तो उससे और सपोर्ट मिलेगी। कतन में ये नहीं कहना कि इतनी ही तेजी से और इसी तरह स्ट्रेट लाइन में बढ़ती रहेगी जैसे पिछले दिनों में बढ़ी है, बट ओवरऑल व्यू जो है मार्केट में पॉजिटिव ही रखना चाहिए। तो मार्केट की इंप्रूवमेंट और ऑन द ग्राउंड इंप्रूवमेंट में हमेशा एक हेड स्टार्ट मार्केट में ही आपको नजर आएगा कि 6 साल के अरसे के बाद एक महीने में तकरीबन 38 से 40 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आया है। कि स्टोरी बहुत अच्छी ना हो, शायद हेडलाइंस थोड़ी सी नेगेटिव हो पाकिस्तान में से, पर जब एक मार्केट एक क्वार्टर में 25% का रिटर्न देती है तो लोग बात जरूर करते हैं कि इस मार्केट को देखना चाहिए। तो और वो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि वैल्यूएशंस में बहुत जगह है, पर जब मार्केट इतनी स्पीड से रैली करती है तो एक कंसोलिडेशन, एक ब्रीदर के लिए भी हर वक्त रेडी रहना चाहिए। आई थिंक सारी कुछ टर्निंग पॉइंट आया है रैली का, वो तो हमने देखा है साइनिंग ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम। आई थिंक दैट इज वेयर पीपल थॉट दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। एक जो था कि हमें कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड देयर वाज दिस लाइकलीहुड एंड एवरी डे वी रेड हेडलाइंस अबाउट कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आई थिंक वो जो एक लॉन्ग वीकेंड पे हम गए थे 30 जून वाला, गालिबन ईद की छुट्टियां थी, उससे वापस जब आए और आईएमएफ ने ना सिर्फ प्रोग्राम साइन कर लिया था बल्कि उस अमाउंट से ज्यादा का किया था जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आई थिंक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर जिस तरह इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑल्दो अभी तो हाई है, बट जो एक्सपेक्टेशन बनती गई कि ये इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड नीचे आ जाएगी, तो जो रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स है वो भी नीचे आ जाएंगे, फिर करेंसी मार्केट कंट्रोल हो गई। तो अगर आप देखें तो सारी चीजों ने कंबाइंड एक रोल प्ले किया है जिससे सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया। तो सेंटिमेंट जो इंप्रूव हुआ वो आपको नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि वो जो 45 का लेवल ही नहीं क्रॉस हो पा रहा था, तो आज हम 61 का लेवल क्रॉस कर गए। इट इज नॉट फेयर कॉम्पनसेशन फॉर होल्डिंग इक्विटीज। मतलब 7 साल में अगर आपका रेट वापस आया है तो ऑब्वियसली मार्केट एक बुरे टाइम से गुजरी है, बुरे पैच से गुजरी है। इसीलिए इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये रिलीफ आया है, इट इज ऑल्सो बीइंग सेलिब्रेटेड दैट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग सम पॉजिटिव मोमेंटम। If we go for the reforms, if we go for the privatization, if we go for the deregulation, then you agree with this notion, then sky is the limit. कि अगर आप मार्केट के पॉइंट्स और मार्केट कैप वगैरह को डाइसेक्ट करें तो नजर ये आता है कि पिछले 7 सालों की अर्निंग्स तो प्राइसिंग ही नहीं हुई है। सेंटिमेंट इतना बुरा हुआ, वो 2017 का जो हाई था 53,000 का, उससे जब 2023 खत्म हो रहा है, तो ये जो 6 साल 6.5 साल का अरसा है, इसमें मार्केट ने अर्निंग्स को बिल्कुल प्राइसिंग ही नहीं किया। रीजन से मार्केट के पास कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए और सेंटिमेंट सही नहीं था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, बट बिल्कुल ही इग्नोर हुई थी वो अर्निंग्स। तो अब अगर आप जाके देखें तो कुछ हद तक मार्केट की वैल्यूएशन या कंपनी की वैल्यूएशन जो लेवल पे आई है जो 2017 में थी, अगर आप डिविडेंड्स को ऐड बैक कर दें। और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि क्योंकि पिछले 2 साल में सबने बहुत नजदीक से देख लिया है कि जब डिफॉल्ट की सिचुएशन बनती है मुल्क में तो कितना क्राइसिस आता है, तो एक बेस केस एक्सपेक्टेशन यही है कि जिसकी भी हुकूमत आती है बाय एंड लार्ज रिफॉर्म प्रोसेस जारी रहेगा। जैसे अगर हम आज बैठे हो, आप भी स्टॉक को कवर करते हैं, आप जरूर कहते हैं आज सबसे ज्यादा इजाफा किस कंपनी के अंदर हुआ, चाहे आपको कंपनी अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, आप डिस्कस जरूर करते हैं। लेकिन दो हिस्सों में सर्कुलर डेट के इशू को देखना चाहिए। एक है जो ऑलरेडी पाइल अप हो गया बैलेंस शीट्स पे, इसको कहते हैं स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट, और एक है फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट। तो जो डिविडेंड वाले फॉर्मूला की ऑन एंड ऑफ डिस्कशन होती रहती है, दैट इज समथिंग जो कि वन ऑफ स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट को एड्रेस करेगा कि आज के दिन पे बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेन है उसको एड्रेस करेगा। जो खुशाइल बात है वो ये है कि जो रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हो या गैस प्राइसेस हो, कोशिश ये की जा रही है कि फ्लो को कंट्रोल किया जाए।
तो देखिए इसके दो दो पहलू होंगे। एक तो हो गया डिविडेंड, अगर नॉर्मली कंपनी का कैश फ्लो बेहतर हो जाता है तो जो Right. रेगुलर डिविडेंड कंपनी का 1 साल का होना चाहिए, Right. अगर उस पोजीशन पे भी पहुंच जाती है तो आज की पोजीशन से तो हम वी वुड हैव इंप्रूव मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आज तो हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं कि जहां पर उन कंपनीज पे सिर्फ डेट इंक्रीज ही हो रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्टॉक लीड करे करेक्शन को। आई थिंक इंडेक्स लेवल और इंडिविजुअल स्टॉक की परफॉर्मेंस में एक डिस्कनेक्ट हमेशा रहेगा, वो स्टॉक स्पेसिफिक वेरिएबल से ड्रिवन होगा। जैसे आपने शुरू में बात की थी कि मार्केट 28,000 होती थी और 44 हो जाती थी, Right. उसमें भी ऐसे स्टॉक्स जो मुस्तकिल बढ़ते ही रहे, Right. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। और जब आप 44 से 61 हुई तब भी ऐसे स्टॉक्स जो नहीं बढ़े उस क्वांटम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Somehow what we are seeing on the ground are the good news. When you look at the market जो है, अब वो दिन चले गए कि हम बार बार ये कहें कि बाज़ार 46-47 हज़ार से वापस 26 हज़ार पे जाएगी और 26 हज़ार से वापस 38 हज़ार पे आएगी। नाउ what we have seen is के 43-44,000 के लेवल से बाज़ार नॉन स्टॉप 61,000 के लेवल पर गई है। दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़। हाउएवर जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत आखिरी वक्तों में आई है, आई 5 महीने की तेज़ी में आखिरी 20-25 दिनों में 20 अरब रुपए की जो वैल्यू ट्रेडेड है वो हमने देखना शुरू की है डेली बेसिस पे। दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत हैं। सबसे ज़्यादा तवक्कुआत वज़ीर ख़जाना से हैं, जो कि इन द लेटर एंड स्प्रेड IMF के प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे मार्केट के एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस के CEO इम्तियाज़ गदर से। उनसे समझेंगे कि उनका हाउस इस प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे देखता है। इम्तियाज़ गदर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हादी भाई फॉर इनवाइटिंग। फैंटास्टिक। इम्तियाज साहब, व्हाट हैव यू डन विद द मार्केट? 43-44 से बाजार रुकने का नाम नहीं ले रही, और एक वो वक्त भी था कि बाजार 46-47 से 26-27 हज़ार तक चली जाती थी और लोग परेशान होते थे, और 50 हज़ार का लेवल तो ऐसे हो गया था कि जैसे ये शायद कभी क्रॉस ही नहीं होगा। आई थिंक सारी को जो टर्निंग पॉइंट आया है रैली का वो तो हमने देखा है साइनिंग ऑफ द IMF प्रोग्राम। आई थिंक दैट इज वेयर पीपल थॉट दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। एक जो था कि हमें कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड देयर वाज दिस लाइकलीहुड एंड एवरी डे वी रेड हेडलाइंस अबाउट कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आई थिंक वो जो एक लॉन्ग वीकेंड पे हम गए थे 30 जून वाला, गालिबन ईद की छुट्टियां थी, उससे वापस जब आए और IMF ने ना सिर्फ प्रोग्राम साइन कर लिया था बल्कि उस अमाउंट से ज्यादा का किया था जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आई थिंक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। वहां से जो बिल्डअप हुआ है, लोगों को नजर आया कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम साइन किया है बल्कि सीरियस भी है उसको फॉलो करने में। तो आपने देखा ठीक है कुछ जगहों पे डिले हुआ लेकिन रिफॉर्म्स होते गए, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इंडिकेशंस आती गई कि पाकिस्तान वांट्स टू फॉलो दैट प्लान। और फिर जिस तरह इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑल्दो अभी तो हाई है, बट जो एक्सपेक्टेशन बनती गई कि ये इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड नीचे आ जाएगी, तो जो रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स है वो भी नीचे आ जाएंगे, फिर करेंसी मार्केट कंट्रोल हो गई। तो अगर आप देखें तो सारी चीजों ने कंबाइंड एक रोल प्ले किया है जिससे सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया। तो सेंटिमेंट जो इंप्रूव हुआ वो आपको नजर आ रहा है, जैसे आपने कहा कि वो जो 45 का लेवल ही नहीं क्रॉस हो पा रहा था, तो आज हम 61 का लेवल क्रॉस कर गए। सो इम्तियाज साहब, बुनियादी तौर पर रिफॉर्म से पहले आपको ये नहीं लगता कि जो IMF के साथ हम एग्री करते थे सीधी सीधी बातें, वो सिर्फ और सिर्फ अभी इम्प्लीमेंट किए तो उसका रिजल्ट आ रहा है? इफ यू गो फॉर द रिफॉर्म्स, इफ यू गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन, इफ यू गो फॉर द डीरेगुलेशन, देन यू एग्री विद दिस नोशन, देन स्काई इज द लिमिट। देखिए वो वैल्यूएशंस तो जैसे हमने अपनी रिसेंट रिसर्च में भी इसको कवर किया था कि अगर आप मार्केट के पॉइंट्स और मार्केट कैप वगैरह को डाइसेक्ट करें तो नजर ये आता है कि पिछले 7 सालों की अर्निंग्स तो प्राइस ही नहीं हुई है। सेंटिमेंट इतना बुरा हुआ, वो 2017 का जो हाई था 53,000 का, उससे जब 2023 खत्म हो रहा है, तो ये जो 6 साल 6.5 साल का अरसा है, इसमें मार्केट ने अर्निंग्स को बिल्कुल प्राइस ही नहीं किया। रीजंस थे मार्केट के पास कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए और सेंटिमेंट सही नहीं था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, बट बिल्कुल ही इग्नोर हुई थी वो अर्निंग्स। तो अब अगर आप जाके देखें तो कुछ हद तक मार्केट की वैल्यूएशन या कंपनी की वैल्यूएशन उस लेवल पे आई है जो 2017 में थी, अगर आप डिविडेंड्स को ऐड बैक करते हैं। तो अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ को एक मार्केट में प्राइसिंग होना है। इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आते हैं तो उससे और सपोर्ट मिलेगी। कतन में ये नहीं कहना कि इतनी ही तेजी से और इसी तरह स्ट्रेट लाइन में बढ़ती रहेगी जैसे पिछले दिनों में बढ़ी है, बट ओवरऑल व्यू जो है मार्केट में पॉजिटिव ही रखना चाहिए। इम्तियाज साहब, ये भी फरमाएं कि ये जो बातें हो रही हैं कि
चीज़ें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए, मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव में नहीं देखनी चाहिए, मार्केट ओवरबॉट हो गई है? ऑन द ग्राउंड व्हेन यू लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स, तो हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड सिनेरियो? अच्छा, एक चीज जरूर है कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन और मार्केट के सेंटिमेंट में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हमेशा रहता है। राइट। जैसे आप डाउन साइड भी देखें तो जब ऑन द ग्राउंड लोगों को तकलीफ होना शुरू हुई आज से 1-1.5 साल पहले, उससे बहुत पहले मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया था। Right. इसी तरह मार्केट आज जो प्राइसिंग कर रही है वो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो बेहतर होगी आज से 12-18 महीने बाद, उसको बहुत हद तक प्राइसिंग कर रही है। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आज आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट नीचे तो नहीं आई है, काइबोर तो ऑलमोस्ट वही है जहां पर था, डिस्काउंट रेट भी वही है, पर जो मार्केट प्राइसिंग करती है कि आज से 1 साल बाद आपकी फाइनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डाउन होगी। तो मार्केट की इंप्रूवमेंट और ऑन द ग्राउंड इंप्रूवमेंट में हमेशा एक हेड स्टार्ट मार्केट में ही आपको नजर आएगा। तो और वो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि वैल्यूएशंस में बहुत जगह है, पर जब मार्केट इतनी स्पीड से रैली करती है तो एक कंसोलिडेशन, एक ब्रीदर के लिए भी हर वक्त रेडी रहना चाहिए। आर यू वन ऑफ दोज हु फील कि जो इन्वेस्टर है, जो 2017 का इन्वेस्टर है, जो अभी तक मार्केट के साथ था, उसको वो प्राइस लेवल्स मिल गए हैं, स्टिल इन द लॉसेस? पहली बात कि अगर 2017 से अभी का मुवाजना करें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है कि एक कंपनी अगर 100 अरब रुपए की थी 2017 में, तो उसने आज तक उसमें से 20 अरब रुपए अगर डिविडेंड पे कर दिए हैं और आज वो 80 अरब की है, तो हम कहेंगे डिविडेंड एड बैक करके वो कंपनी आज भी एक तरह से एडजस्टेड बेसिस पे 100 अरब की हो गई। बट इशू ये है कि वो 100 अरब की हो तो गई, लेकिन 7 साल में वो कंपनी जब 10 रुपए कमा रही थी उसकी जगह 25 रुपए कमा रही है। तो वो चीज अभी पूरी तरह प्राइस इन होना बाकी है। बट हाँ, अगर एक इन्वेस्टर ने उस लेवल पे लिया था और आज उसका एडजस्टेड रेट वो भी आ गया है, तो इट इज नॉट फेयर कॉम्पनसेशन फॉर होल्डिंग इक्विटीज। मतलब 7 साल में अगर आपका रेट वापस आया है तो ऑब्वियसली मार्केट एक बुरे टाइम से गुजरी है, बुरे पैच से गुजरी है। इसीलिए इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये रिलीफ आया है, इट इज आल्सो बीइंग सेलिब्रेटेड that finally after a long time we are seeing some positive momentum. So आपने काफी इलेक्शंस देखे हैं, इलेक्शन से पहले की भी रिपोर्ट्स अक्सर जेएस निकालता रहा है। आपकी नजर में डाउन द रोड 5 to 6 मंथ एक इन्वेस्टर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आप कैसे देखते हैं डाउन द रोड 6 to 8 मंथ्स? एक चीज जो शायद मार्केट के लिए अच्छी हो जाए, जो पिछले 2 साल में जिस तरह हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में हुकूमत में रही है, they have seen the worst of the economic crisis in different quantums, और एक बहुत छोटे अरसे में देख लिया, 2 साल के अरसे में ही 3-4 पार्टीज जो हमारी मेन है उन सब ने गवर्नमेंट में रह के देख लिया कि द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग रिफॉर्म्स इज वेरी हाई। अगर आप जब नहीं करते हो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, अगर आप मार्केट को देखें तो इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्टोरिकली मार्केट इज नॉट सो मच कंसर्न अबाउट फेसेस, इट इज कंसर्न अबाउट डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी। और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि क्योंकि पिछले 2 साल में सबने बहुत नजदीक से देख लिया है कि जब डिफॉल्ट की सिचुएशन बनती है मुल्क में तो कितना क्राइसिस आता है, तो एक बेस केस एक्सपेक्टेशन यही है कि जिसकी भी हुकूमत आती है बाय एंड लार्ज रिफॉर्म प्रोसेस जारी रहेगा। कुछ चीजें हो सकता है कि वो अलग तरीके से करना चाहे जिसकी हुकूमत आए, बट जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि ये क्राइसिस हम बहुत रिसेंट पास में देख चुके हैं, शायद वो सिचुएशन दोबारा ना हो कि नई आने वाली हुकूमत बिल्कुल ही रिफॉर्म्स को साइड पे रख के पॉपुलिस्ट मेजर्स करने निकल जाए। And how about FDI, FPI? How do you look at this situation कि अब काइंड ऑफ इंटरेस्ट नजर आया है फॉरेनर्स का, सो इसमें भी आप देखते हैं बेहतरी आते हुए? तो इसमें भी मैं वही कहूंगा जो मैंने अभी आपसे बात की, मार्केट वर्सेस ऑन ग्राउंड। मैं एफडीआई को भी ऐसे ही देखता हूं कि एफडीआई आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी सस्टेनेबल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड जब इंप्रूव होगी तब आपको एफडीआई ज्यादा नजर आएगी, और वो भी शायद शुरू में G2G लेवल पे नजर आएगी। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है वहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल कॉन्टैक्ट्स पर भी एफडीआई पहले आएगी। एफपीआई अलबत्ता कल हम सभी बात कर रहे थे इसके ऊपर कि 6 साल के अरसे के बाद 1 महीने में तकरीबन 38 से 40 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आया है, तो यकीनन यू आर बैक ऑन द मैप, पीपल आर लुकिंग एट यू। अभी नंबर्स बहुत बड़े नहीं है, बट जिस तरह हम भी डील करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से, इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ा है। जब एक मार्केट परफॉर्म करती है तो सबकी नजरों में आती है। जैसे अगर हम आज बैठे हो, आप भी स्टॉक को कवर करते हैं, आप जरूर कहते हैं आज सबसे ज्यादा इजाफा किस कंपनी के अंदर हुआ, चाहे आपको कंपनी अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, आप डिस्कस जरूर करते हैं उसको। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है कि स्टोरी बहुत अच्छी ना हो, शायद हेडलाइंस थोड़ी सी नेगेटिव हो पाकिस्तान में से, पर जब एक मार्केट एक क्वार्टर में 25% का रिटर्न देती है तो लोग बात जरूर करते हैं कि इस मार्केट को देखना चाहिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इम्तियाज साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में इम्तियाज़ गजर ने हमें तफसील के साथ बताया कि मार्केट जो है वो एज ऑलवेज इज रिस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन एंड सिनारियो, एंड मार्केट इज लुकिंग एट डाउन द रोड 18 to 20 months, which is why we see a lot of exuberance and excitement in the market. However, having said that, there are always challenges, and what Imtiaz tried suggesting, that one has to be careful, one has to be informative, one has to be cognizant of all the information that keeps coming from all the brokerage houses and the research centers. So इम्तियाज़ साहब, मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट में आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, उसके लिए रिफॉर्म से हटकर ये जो एजेंसीज लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन डोनर एजेंसीज का कितना बड़ा किरदार है, और आपको क्या लगता है कि ये जो IMF का अगला प्रोग्राम गवर्नमेंट के फौरन आने के बाद ही साइन अप करना होगा, आपको लगता है कि ये कितनी चीज़ें स्मूथ जाएंगी आफ्टर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस? ये हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स में होते हैं तो थोड़ा सा हमारा डिसिप्लिन बेहतर होता है। जब हमारे फंड फ्लोज आर कंटिंजेंट अपॉन डूइंग द राइट थिंग्स तो एक ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक पॉजिटिव ही रहेगा कि इफ वी रिमेन इन अंडर सर्टेन प्रोग्राम, ताकि हमारे पास एक रोड मैप हो, हमें उनके भी जो फीडबैक आते हैं फ्रॉम देयर अर्निंग्स फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स कि आप क्या स्टेप्स लें तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। यस, पॉलिटिकल एंगल से नॉन पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ऑब्वियसली वो एक फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट्स अपने प्लान में अकाउंट फॉर कर रही होती है। बट अभी फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, गिवन आवर एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन, remaining under an IMF program, remaining engaged with multilateral agencies is in Pakistan's best interest. So I think वही strategy continue करेगी unless कि कोई बहुत significant flow of funds किसी और direction से आ जाते हैं तो वो एक अलग बात है, वरना अभी फिलहाल चीजों को देखते हुए लग रहा है कि important होगा कि हम IMF से engaged रहें, इस प्रोग्राम को भी complete करें, इसके बाद भी एक प्रोग्राम साइन करें and we continue on the right track. इम्तियाज़ साहब, ये फरमाएं कि ये जो सर्कुलर डेट के बारे में बार बार बातें आती हैं और किसी हद तक कुछ चीज़ें मटेरियलाइज भी हुई, हमने देखा कि बाज़ार में OG और हबको टाइप के स्टॉक्स में कुछ हमने एक्टिविटी भी देखी। सो जो सर्कुलर डेट का इशू है वो एक्यूमुलेशन बंद हुई है या ये लॉन्ग टर्म में रिजॉल्व होता हुआ भी नज़र आ रहा है, जो अंडरलाइन डिविडेंड की स्टोरी की बातें टाइम एंड अगेन हम सुनते हैं? लेकिन दो हिस्सों में सर्कुलर डेट के इशू को देखना चाहिए। एक है जो ऑलरेडी पाइल अप हो गया बैलेंस शीट्स पे, उसको कहते हैं स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट, और एक है फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट। तो जो डिविडेंड वाले फॉर्मूला की ऑन एंड ऑफ डिस्कशन होती रहती है, दैट इज समथिंग जो कि वन ऑफ स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट को एड्रेस करेगा कि आज के दिन पे बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेन है उसको एड्रेस करेगा। जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हो या गैस प्राइसेस हो, कोशिश ये की जा रही है कि फ्लो को कंट्रोल किया जाए। तो जस्ट लाइक एनी सिचुएशन इन द वर्ल्ड, अगर आप फ्लो को अच्छी तरह काबू कर लेते हैं तो स्टॉक तो फिर भी एक वन टाइम एक्सरसाइज है। तो अब देखना यही होगा कि इस पे डिसिप्लिन कितना रहता है। पिछले कुछ महीनों में हमने जिस तरह पीडीएल पे एक डिसिप्लिन देखा है कि वो 50 रुपए और 60 रुपए पे गवर्नमेंट ने स्टिक किया है। यस, वी कैन डिस्कस कि वो जो उसका इंपैक्ट है ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन द कॉमन मैन, दैट इज वन अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, बट प्योरली फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एटलीस्ट दे हैव स्टक टू इट कि ठीक है, हमने अगर ये डिसाइड किया है कि ये इस एरिया से हम इतना टैक्स कलेक्ट करना है तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर पे या पॉपुलिस्ट प्रेशर पे सकम नहीं किया है। यही टेस्ट आपका गैस प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे होगा कि आप कितना कंट्रोल रख सकते हैं। व्हाइल कंट्रोलिंग योर प्रोडक्शन कॉस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट टू मेक श्योर कि कोई लीकेज ना हो ऑन अ रेगुलर बेसिस और आप एटलीस्ट अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर कर रहे हो, तो उससे फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट पे इंक्रीमेंटल स्ट्रेन आना बंद हो जाएगा। राइट, सो जो एक्यूमुलेशन है उसका भी आप स्टॉक्स पे इम्पैक्ट देख सकते हैं और जो डिविडेंड की डिस्बर्समेंट है उसका भी स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो देखिए, इसके दो पहलू होंगे। एक तो हो गया डिविडेंड, अगर नॉर्मली कंपनी का कैश फ्लो बेहतर हो जाता है तो जो रेगुलर डिविडेंड कंपनी का 1 साल का होना चाहिए, अगर उस पोजीशन पे भी पहुंच जाती है तो आज की पोजीशन से तो हम वी वुड हैव इंप्रूव मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आज तो हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि जहां पर उन कंपनीज पे सिर्फ डेट इंक्रीज ही हो रहा है, तो वो भी एक इंप्रूवमेंट होगी। मार्केट में एक वन ऑफ एक्साइटमेंट ये है कि पूरे जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई बड़ा एबनॉर्मल वन ऑफ हाई डिविडेंड आ जाएगा, तो वो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होगी, बट वो वन ऑफ होगी। जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए जरूरी है वो ये कि अगर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट बंद हो जाए और वो उस पोजीशन में भी आ जाए कि उसका साल का अपना जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो
बनता है उसको भी पे आउट करना शुरू कर दे, तो ये भी आज की सिचुएशन से तो एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा, एक बाय द वे सवाल है, क्योंकि रिलेशन बनती है तो इस वजह से आई हैव टू रेज इट। ये OGDC 77 रुपए से 114 रुपए तक गया उन्हीं तरह की बातों के ऊपर, और आज जब इंडेक्स 61 के लेवल को क्रॉस कर गया है तो करेक्शन की भी बातें हो रही हैं। और ये जो बात आपने पॉइंट आउट की, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए वी कैन से कि देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। देखिए, एक स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक Right. ओवरऑल राइडिंग टाइड, जिसको राइडिंग टाइड रेजेस ऑल बोट्स, तो जब मार्केट बढ़ती है तो सारे स्टॉक्स उस पर परफॉर्म करते हैं। फिर उसमें अगर ट्रिगर की बात हो रही हो, Right. उसमें इस तरह की डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन हो, तो मार्केट सानी भाई हर वक्त ही इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। राइट, कि अब अगर एक रैली चल गई है उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअली अपने अपने पोजीशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि इसमें से अगर करेक्शन आती है तो मुझे किस बोर्ड से थोड़ी देर के लिए किनारा कशी करनी है, फिर दोबारा उस बोर्ड को राइड करना है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्टॉक लीड करे करेक्शन को। आई थिंक इंडेक्स लेवल और इंडिविजुअल स्टॉक की परफॉर्मेंस में एक डिस्कनेक्ट हमेशा रहेगा, वो स्टॉक स्पेसिफिक वेरिएबल से ड्रिवन होगा। जैसे आपने शुरू में बात की थी कि मार्केट 28,000 होती थी और 44 हो जाती थी, Right. उसमें भी ऐसे स्टॉक्स जो मुस्तकिल बढ़ते ही रहे, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। और जब आप 44 से 61 हुई तब भी ऐसे स्टॉक्स जो नहीं बढ़े उस क्वांटम से, तो आई थिंक उसको इंडेक्स लेवल से कनेक्ट करके कोरिलेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चूंकि प्रोग्राम में वक्त कम बचा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट के ऊपर आपसे तज्जिया ले लिया जाए। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक तो मार्केट की जो करंट आउटलुक है उसके ऊपर अपना कमेंट दें, और फिर थोड़ा सा ये भी बताएं कि गिवन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे किस तरह के सेक्टर्स को निगाह में रखना चाहिए। तो हम जिस तरह सारी में बात करते रहे अपने इन्वेस्टर्स से ऑल थ्रू आउट द रैली एंड इवन बिफोर द रैली, बल्कि पूरे साल की हमारी थीम यही रही है कि इस साल दो तरह के शेयर्स चलेंगे। एक ये कि आपका रिफॉर्म्स क्योंकि जरूरी है, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो रिफॉर्म्स के रहते हुए अच्छा परफॉर्म कर सके। जैसे हमने बैंक्स का देखा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना ऑलमोस्ट एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी, इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहा है, कूल ऑफ कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। इसी तरह करेंसी का डिवैल्यूएशन होना भी ऑलमोस्ट सर्टन था कि कुछ हद तक करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको देखना है जो इन थीम्स के ऊपर बेहतर अर्निंग्स रिपोर्ट कर सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से जो रिजीम है रिफॉर्म्स की, ये जारी रहेगी। अब रिफॉर्म्स की नेचर चेंज हो जाएगी, शायद करेंसी उतनी डिवैल्यू ना हो, चाहे इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़े ना, बल्कि उल्टा कम करने की एक्सपेक्टेशन है। तो आपको देखना ये कि इन मैक्रो कंडीशंस में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक फिल्टर्स के साथ चले, चेंजिंग मैक्रो डायनामिक्स के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस को रिवाइज करें और फिर उन स्टॉक्स को देखें जो इस थीसिस पे पूरा उतरते हो। कि अगर किसी को इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बहुत जल्दी कम होते हुए लगते हैं तो उसको सिक्लिकल्स में होना चाहिए। किसी को लगता है नहीं हम रिफॉर्म्स की वजह से या आईएमएफ की वजह से बहुत स्लोली इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे, तो मे बी दो सेक्टर्स दैट बेनिफिट फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। तो इट विल डिपेंड ऑन ईच पर्सन्स प्रेफरेंस। और इसके ऊपर तीसरी थीम में ऐड करूं तो ऑब्वियसली वो लोग हैं जो डिविडेंड्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक सेफ्टी कुशन आ जाता है आपके पास कि आपके पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स तो हमने देखा है दे आर लाइक ऑल वेदर प्लेस। साल के 12 महीने वो डिमांड में रहते हैं और अभी भी आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं ब्लू चिप्स में जो 18 से लेकर 24% की यील्ड दे रहे हैं, तो वो तो आई थिंक इन फोकस रहेंगे ही। या अगर कोई मार्केट में करेक्शन भी आती है तो उनमें शायद कम आएगी क्योंकि उनमें बफर बिल्ट इन है। जबरदस्त जबरदस्त। इम्तियाज साहब थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है इसकी सिचुएशन तो अब आपको कंट्रोल में दिखती है, सऊदी रोल ओवर हो गया, और भी देयर नंबर ऑफ गुड न्यूज़ इंक्लूडिंग द SIFC। सो एक्सटर्नल अकाउंट पे कैन वी हैव योर ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स। इंक्रीमेंटली न्यूज फ्लो तो पॉजिटिव ही है, जो आपको बॉन्ड मार्केट में भी नजर आया है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्होंने भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो दिया है कि हालात उतने बुरे नहीं है जितने शायद आज से 6 महीने पहले थे। लेकिन आर वी कंप्लीटली कंफर्टेबल? नो, वी आर नॉट कंप्लीटली कंफर्टेबल। आज भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एक ऐसा नंबर है जिसपे बहुत गहरी नजर रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करने पड़ते हैं इंपोर्ट्स को ये इंश्योर करने के लिए कि बहुत ज्यादा ओवरहीट ना हो जाए। तो वी आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, बट डेफिनेटली देयर इज अ मेजर इंप्रूवमेंट कंपेयर टू वेयर वी वर अर्लियर। और ये जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं उसमें आपने देखा कि ये जो रोल ओवर्स है फ्रेंडली कंट्रीज का कंफर्मेशन दैट वी विल बी कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान, वो भी बड़ा तेजी से आया। तो यू कैन एटलीस्ट थिंक दैट पाकिस्तान इज इन द राइट डायरेक्शन। बट हमारी जो डेट रीपेमेंट्स की ऑब्लिगेशंस है उसकी वजह से ये वेरिएबल अभी भी मार्केट के फोकस में रहेगा। वी आर नॉट कंप्लीटली, मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सटर्नल सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ गई और कोई फिक्र की बात ही नहीं बची। हाउ डू यू लुक एट द economy in general when the year closes in June 2024?
how do you look at the balance of payment situation? And finally, what is your call? Because Arif Habib is of the opinion कि ये 65 से 70,000 के दरमियान बाजार रह सकता है. Same is the call from AKD and other big players. So how do you think about them? Index target, we haven't published an official index target as yet, but again, the way I personally look at it, या हमारी रिसर्च जिस तरह इसको देखती है, ये एक इंडिकेटिव टारगेट है और मार्केट में ऑब्वियसली फॉलो होता है. आज हम ये प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स 61,000 हो गया. हम इसलिए नहीं कर रहे कि कौन सा शेयर 50% बढ़ गया, कौन सा 100% बढ़ गया. तो इंडेक्स टारगेट की एक वर्ड जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस इसमें करना चाहिए कि यहाँ से स्टॉक्स कौन से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट बाय द इंडेक्स, वी बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड दैट्स वेयर द मनी इज मेड. So yes, we will come out with a formal index target in a few days. But अभी तो हमारा जो फोकस है वो की इन्वेस्टमेंट थीम्स पिच करने पे है कि कौन सी थीम्स है जो हमें लगता है that can make you the most money between now and June, depending on what is going to happen on the macro front, especially जहाँ इन्फ्लेशन में एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन नजर आ रहा है और उसी वजह से इंटरेस्ट रेट्स में आपको एक इजी नजर आना शुरू हो सकती है 1Q24 ऑनवर्ड्स. बट इम्तियाज़, आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में सेक्टर स्पेसिफिक नहीं बताया. आपने ये रूल्स ही बताया कि इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो इस तरह के स्टॉक, डिविडेंड चाहिए तो इस तरह की सिचुएशन हो तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक. आवर ऑडियंस इज वेरी जेनेरिक, वेरी जनरल. आई वुड वांट यू टू काइंडली कमेंट के गिवन प्रेजेंट सिचुएशन व्हिच सेक्टर्स शुड वन लुक इनटू. बिल्कुल, मैं आपको सेक्टर्स भी बता देता हूं, बट मैं रिपीट करूंगा और ये हम अपनी हर इन्वेस्टर आउटरीच में ये बात जरूर करते हैं कि कोई भी हो, आपको कोई भी सेक्टर कह रहा हो, उसकी बात को आपने मनोवन नहीं लेना. आपकी अपनी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग उसके पीछे जरूर होनी चाहिए कि क्यों इस सेक्टर की बात हो रही है. तो अगर मैं इस वक्त बात करूं, मुझे लगता है कि बैंक्स में अभी भी अपसाइड है, क्योंकि बैंक्स की जो वैल्यूएशन है अभी भी पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उनकी अर्निंग्स ग्रोथ आई है. इसी तरह जो मैंने बात की कि अभी यहां से रिफॉर्म्स होंगे तो सेक्टर्स की प्राइसिंग पावर टेस्ट होगी. जब आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आप गैस यूज करके फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं और अगर गैस की कीमत बढ़ी है तो आपकी प्राइसिंग पावर टेस्ट होगी. अगर आप सीमेंट प्लेयर है तो भी आपकी प्राइसिंग पावर टेस्ट होगी. तो हमने देखा है फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जिसने अपने कॉस्ट प्रेशर्स को हिस्टोरिकली पास ऑन कर दिया है टू द एंड यूजर, तो उसके मार्जिन इंटैक्ट रहते हैं. तो इसलिए हम फर्टिलाइजर सेक्टर भी रेकमेंड कर रहे हैं लोगों को. इसी तरह आपने सर्कुलर डेट पे एक पूरा क्वेश्चन किया था, तो उसमें भी हमें लगता है कि सर्कुलर डेट से लिंक जितनी भी कंपनीज हैं उसके अंदर एक अपसाइड हमें नजर आती है. पीएसओ हो गया, ओजीडीसी है, पीपीएल है, बट उसी सेक्टर में दो और प्लेज हैं, मारी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स. तो शायद सर्कुलर डेट पे इतना बड़ा प्ले नहीं है डायरेक्टली, बट वो क्योंकि ईएमपी स्पेस का आपको अच्छा एक्सपोजर देते हैं तो वो चीज आप ले सकते हैं. बट मैं रिपीट करूंगा, रादर देन, मैं हमेशा ये चाहूंगा, रादर देन कि मैं आपसे आके कहूं कि स्टॉक एबीसी ले ले, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं कि क्या हम सोच रहे हैं, आप उससे एग्री करें एज एन इन्वेस्टर कि मैं आपकी थीम से एग्री करता हूं या नहीं करता. अगर किसी को लगता है इंटरेस्ट रेट्स नहीं कम होंगे, he should take a call accordingly and not based on कि somebody said कि XYZ स्टॉक ले लेना चाहिए. अंडरस्टूड. इम्तियाज़, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आखिरी 30 सेकंड्स में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है. बस यही है कि एक ही मैसेज होगा कि मार्केट में एक एक्साइटिंग टाइम है. इट इज ग्रैबिंग द हेडलाइंस. दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी मोर कॉशियस that you are doing your research and not getting carried away. क्योंकि सानी भाई के प्रोग्राम में इम्तियाज ने आके फला शेयर कहा था तो मैं ले लूं, या सानी भाई ने कहा था ये शेयर अच्छा लगता है. किसी जो भी स्टॉक आप सुने उसको एक बार पढ़ें, समझें और फिर उसमें एक्सपोजर लें. That's my only message always to investors. इम्तियाज साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, इम्तियाज ने तफसील के साथ आज हमें बताया कि जब मार्केट में तेज़ी हो तो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन पे लाजिम हो जाता है कि वो और ज़्यादा कॉशियस हो जाएं. बिकॉज बहुत आसान होता है कि बार बार आपको खबर मिले कि फ़लाने स्टॉक में तेज़ी है, आप ले लें, उसमें 2 रुपये बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए. और लेकिन जब मार्केट में लिक्विडिटी के चैलेंजेस हों, पार्टिसिपेशन नहीं हो, तो फिर वो स्टॉक 10-10 रुपये तोड़ देता है, 20-20 रुपये तोड़ देता है और उसके अंदर से आपको एग्जिट नहीं मिलता. देयर नंबर ऑफ़ स्टॉक्स, नंबर ऑफ़ स्टोरीज, नंबर ऑफ़ डिफ़ॉल्ट्स और बहुत सारी जानों के ज़िया की भी खबरें. सो दिस इज़ हाई टाइम, हम सबको केयरफुल होना चाहिए. दिस इज़ हाई टाइम जिससे सबसे ज़्यादा हमें बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए. दैट इज़ द लिवरेज. बिकॉज ये वाली ख्वाहिश के 25 रुपये में 100 रुपये का, 25 लाख रुपए में करोड़ रुपए का माल ले लूँ और 1 रुपये के ऊपर 4 रुपये की तेज़ी ख़रीद लूँ, तो उनको समझना चाहिए कि 1 रुपये के ऊपर 4 रुपये का जो लॉस है वो भी बुक हो सकता है. सो आज के दिनों में अगर आप कामकाज कर रहे हैं, यू गॉट टू मेक श्योर
कि आप NCCPL की वेबसाइट पे मार्जिन ट्रेडिंग के बढ़ते हुए नंबर्स को देखें, कौन से स्टॉक में कितनी ज़्यादा पंपिंग हो गई है, उसका जो ओपन इंटरेस्ट है बढ़ गया है उसको देखें, MFS के नंबर्स को देखें, डिलीवर फ्यूचर्स के नंबर को देखें, एंड ऑन द टॉप जो आपके सेटलमेंट के नंबर्स हैं उनको ज़रूर देखें। सेटलमेंट रेशो अगर ये 10% से कम है, इट्स अ बैड साइन, उस स्टॉक के अंदर से आपको निकल जाना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त कोई भी रेट किसी भी स्टॉक के लिए ऑन अ सेफर साइड में कह रहा हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं उसमें रहते हैं आप, तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज अभी स्टॉक्स ने अपने लेवल को देखा ही नहीं है। सो गुड लक टू व्हाट JS आर सेइंग एंड व्हाट दे आर अबाउट टू इशू द नंबर about the index by June 30, 2024, and we hope that market will perform better, this team caretaker setup will perform better, and going forward we see good luck to the economy. Ijazat dijiye, Allah Hafiz.